बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्लीट मॉडल, डायोड का कंप्लीट मॉडल। तो इस मॉडल में और बाकी मॉडल में डिफरेंस ये है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसकी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। उसकी कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं मिलेगा आपको और जिसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो, तो या जिसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो, ऐसा कोई कंपोनेंट आपको नहीं मिलेगा। तो हम इसमें उसकी रेजिस्टेंस को भी पढ़ने वाले हैं। एक स्विच की तरह भी काम करेगा ये, इसके अंदर पोटेंशियल बैरियर भी होगा और इसके अंदर रेजिस्टेंस भी होगी, जो कि एक अच्छी अप्रोक्सीमेशन है डायोड की। असल डायोड की भी रेजिस्टेंस होती है, हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की रेजिस्टेंस होती है। तो वो भी हम पढ़ेंगे। फॉरवर्ड बायस के केस में भी देखेंगे रेजिस्टेंस होगी और रिवर्स बायस के केस में भी रेजिस्टेंस होगी। जबकि बाकी दो मॉडल्स में रिवर्स बायस के केस में हम ओपन सर्किट ही कंसिडर कर रहे थे, वहाँ पे इन्फिनिटी रेजिस्टेंस मान रहे थे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि वेरी हाई रेजिस्टेंस होगी लेकिन इन्फिनिटी नहीं होगी, ठीक है। और रिवर्स बायस के केस में भी थोड़ा बहुत करंट फ्लो करेगा, वो पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं इसको। इन कंप्लीट डायोड मॉडल देयर इज अ स्मॉल फॉरवर्ड बायस डायनामिक रेजिस्टेंस। तो जब इसको फॉरवर्ड बायस हम करते हैं तो फॉरवर्ड बायस के केस में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होती है डायोड की, जिसको हम इंटरनल डायनामिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रिवर्स बायस के केस में ए लार्ज रिवर्स रेजिस्टेंस इज आल्सो कंसिडर। तो एक इंटरनल रिवर्स रेजिस्टेंस भी हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो पहले फॉरवर्ड बायस के मॉडल को देखेंगे, फिर रिवर्स बायस के मॉडल को देखेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने इसको डायोड को फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, मतलब एनोड को बैटरी के पॉजिटिव से और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मिलाया हुआ मैंने यहाँ पे। तो इसका जब मैं मॉडल ड्रॉ करूँगा तो मॉडल कुछ इस किस्म का होगा कि यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल बैरियर की वजह से ये बैटरी आने वाली है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल में बात की थी। तो अगर आपको नहीं पता, आपने नहीं देखी, तो वो आप पहले देख लें। और फिर यहाँ पे हम इंटरनल डायनामिक रेजिस्टेंस भी साथ में ऐड करने वाले हैं, ठीक है। पहले तक हम ये मानते थे कि यहाँ पे बैटरी है और साथ में स्विच है, तो कोई रेजिस्टेंस डायोड के अंदर हम नहीं मानते थे। इसके अंदर डायोड का पार्ट जो है वो यहाँ से लेके इतना डायोड है हमारे पास, ये पूरा, ये डायोड का इंटरनल पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ये। तो डायोड के अंदर पहले हम कोई रेजिस्टेंस नहीं मान रहे थे पिछले मॉडल्स में। तो कंप्लीट मॉडल में चूँकि हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की रेजिस्टेंस होती है, तो यहाँ पे भी हम एक रेजिस्टेंस मान रहे हैं जिसको इंटरनल डायनामिक रेजिस्टेंस बोलेंगे हम। फॉरवर्ड बायस के केस में इंटरनल डायनामिक रेजिस्टेंस बोलेंगे, ये बहुत कम है। लेकिन ये रेजिस्टेंस चेंज होती रहती है, जैसे जैसे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होती जाती है। तो ये भी आगे हम बात करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास, रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे। तो इस केस में जो इसकी अब इक्वेशंस बनेंगी वो देखते हैं। तो पहले तक हम इंटरनल रेजिस्टेंस मानते थे कि ज़ीरो है, लेकिन अब डायोड की इंटरनल रेजिस्टेंस हम मानेंगे वो ये होगी स्मॉल आर डी। तो ये है हमारे पास इंटरनल डायनामिक रेजिस्टेंस। और इस केस में फॉरवर्ड बायस करंट कितना होगा, वही हमने जो बायसिंग वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं उसमें से 0.7 माइनस कर देंगे, मतलब जितने पोटेंशियल बैरियर के वोल्टेज हैं वो माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस से। तो सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कौन कौन सी आ रही है हमारे पास, एक तो ये इंटरनल डायनामिक रेजिस्टेंस आ गई, और दूसरी यहाँ पे हमारे पास लोड रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ जो हमने करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगाई हुई है वो हमारे पास आ गई। और ये दोनों चूँकि सीरीज़ में है तो टोटल रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है सीरीज़ में। तो इन दोनों को हम ऐड करके डिवाइड कर देंगे, और ये बेसिकली ओहम्स लॉ ही है हमारे पास, V इक्वल्स टू आई आर को हमने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ टोटल रेजिस्टेंस को। तो इस तरह से हम फॉरवर्ड बायस करंट फाइंड करते हैं कंप्लीट मॉडल में। और फॉरवर्ड बायस वोल्टेज कितने रिक्वायर होते हैं, 0.7 से आपने थोड़े से वोल्टेज ज़्यादा किए या 0.7 अप्लाई किए तो साथ ही डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो अब देखते हैं हम रिवर्स बायस के केस में डायोड किस तरह से एक्ट करता है। तो फॉरवर्ड बायस के केस में जिस तरह से हमने बात की कि डायोड की कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जिसे हम इंटरनल डायनामिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो रिवर्स बायस के केस में ये ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर एक रेजिस्टेंस भी है जिसे हम इंटरनल रिवर्स रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। आर, स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो हमारे पास डायोड है वो इतना पार्ट है ये, कि ये ओपन स्विच की तरह तो काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है जो कि यहाँ पे इसको एक और अल्टरनेटिंग पाथ प्रोवाइड कर रही है, जिस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, ये सर्किट अभी भी कंप्लीट है। आप देखें यहाँ से ये रेजिस्टेंस और फिर यहाँ से इस रेजिस्टेंस से होके ये सर्किट अभी भी कंप्लीट है। और इस केस में हम कंप्लीट केस में यही मानते हैं कि रिवर्स करंट भी फ्लो करता है, और ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, रिवर्स रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इंटरनल रिवर्स रेजिस्टेंस। इसकी वजह से बहुत ही माइनर सा करंट फ्लो करता है, लेकिन करंट फ्लो करता है। और एक्चुअल डायोड अगर आप बाज़ार से लें और उसको रिवर्स बायस करें तो उसमें भी ऐसा होगा, उसमें भी बहुत मामूली सा
और मिली एम्पेयर्स में भी से भी कम वोल्टेज होते हैं, से भी कम करंट होता है। नैनो क्या लें, नैनो एम्पेयर्स की टर्म्स में हमारे पास जो है ना वो करंट फ्लो कर रहा होता है, या माइक्रो ज़्यादा बेहतर होगा, माइक्रो एम्पेयर्स की फॉर्म में यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होता है। तो ये बेसिकली इसका रिवर्स बायस का हमारे पास मॉडल है। अब इसका जो इसकी रिवर्स बायस की जो इक्वेशंस है वो देख लेते हैं। तो रिवर्स बायस के केस में पहले हम मानते थे कि इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है, लेकिन अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि इन्फिनिटी नहीं है, ये रिवर्स जो है रेजिस्टेंस है उसके बराबर होगी स्मॉल आर डी के। और रिवर्स बायस के केस में हम मानते थे कि जो करंट है रिवर्स करंट, तो वो ज़ीरो मानते थे हम, लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पे भी करंट कुछ ना कुछ फ्लो करेगा। और यहाँ पे भी ओहम लॉ लगा हुआ है, वी बाइस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो सर्किट के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ रही है वो एक आर एल और एक आर आर ये रेजिस्टेंस है, और दोनों सीरीज़ में है, तो ये ऐड होके यहाँ पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास टोटल रिवर्स जो करंट है वो आपके पास आ जाएगा। और फिर रिवर्स बाइसिंग के लिए वोल्टेजेस कितने रिक्वायर हैं, जो आपने V22 जो आपने अप्लाई किए हुए हैं वो ही बेसिकली इसके रिवर्स वोल्टेज होंगे। और आपने जैसे ही ज़ीरो से बिल्कुल थोड़े से कम वोल्टेज अप्लाई किए तो साथ ही ये रिवर्स बाइस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका देखते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो पहले तक तो हमने देखा था जैसे ही 0.7 पे वोल्टेजेस आ रहे थे तो बिल्कुल एक मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस आ गई, और ये रेजिस्टेंस जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ये रेजिस्टेंस से करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, और जो करंट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। क्योंकि ओहम लॉ अगर हम देखें V इक्वल्स टू आई आर, तो आर यहाँ पे कांस्टेंट है, जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं करंट भी इंक्रीज़ करता जाता है। ठीक है, तो पहले तक क्या होता था, पहले तक ये रेजिस्टेंस नहीं होती थी तो हमारे पास ये यहाँ पे बिल्कुल एक सीधी स्ट्रेट लाइन आती थी, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे ओहम लॉ हम लगा सकते हैं डायोड के अक्रॉस। ठीक है, आप बोलेंगे यहाँ पे भी तो रेजिस्टेंस है, लेकिन वो जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो सिर्फ हम डायोड के लिए बात कर रहे हैं, इस रेजिस्टेंस के लिए नहीं, या ये और बाकी पैरामीटर हम नहीं बात कर रहे, सिर्फ डायोड के लिए बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस एक आ गई, डायोड के अक्रॉस हम वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे करंट भी बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस जो है ये कांस्टेंट रहेगी, ये वाली हम अभी मान रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये कांस्टेंट है। तो इस केस में फिर क्या होगा, जैसे जैसे वोल्टेज आप 0.7 से ज़्यादा करते जाएंगे फॉरवर्ड बाइस करंट भी ज़्यादा होता जाएगा। और ये रेजिस्टेंस भी, ये यहाँ पे तो मैंने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है कंप्लीट डायोड मॉडल के केस में, लेकिन एक्चुअल में जो इसका कर्व बनता है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये थोड़ा सा कर्व होता है इस तरह से, ये थोड़ा सा गोल होता है, इस तरह से ये होता है एक्चुअल केस में। लेकिन कंप्लीट मॉडल जब आप लिखेंगे तो आपने ये स्ट्रेट लाइन ही बनानी है। तो एक्चुअल में ये इस तरह से होता है, क्योंकि जैसे आप फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं तो इंटरनल डायनामिक रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है, तो वो कम होती जाती है, और इस वजह से जो है ये ग्राफ बिल्कुल ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन बनाना शुरू कर देता है। तो ये इस तरह से ये काम करता है। और रिवर्स बाइस के केस में क्या होता है, जैसे ही आप रिवर्स बाइस करते हैं तो रिवर्स करंट भी इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। तो ये बहुत ज़्यादा तो नहीं होता रिवर्स करंट, इसीलिए ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है करंट, वोल्टेज हल्के से आपने चेंज किए, थोड़े से चेंज किए, लेकिन जो करंट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। और यहाँ पे जो वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज आप ज़्यादा चेंज करें लेकिन करंट बहुत ही कम फ्लो कर रहा है, क्योंकि इसकी जो रिवर्स रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो VI कैरेक्टरिस्टिक जो कर्व है रिवर्स बाइस के केस में वो ये है कंप्लीट मॉडल का। और जो आप अगर इससे भी ज़्यादा अच्छी अप्रोक्सीमेशन जो एक ऐसा डायोड जो कि हमारे पास होता है जिसमें हम बात करें कि एक्चुअल में डायोड कैसे काम कर रहा है, तो उसका कर्व कुछ इस तरह से बनता है, गोल बनता है। उसमें हम ये मानते हैं कि रेजिस्टेंस जो ये हमारे पास रिवर्स रेजिस्टेंस है या इंटरनल डायनामिक रेजिस्टेंस है ये भी वोल्टेज के साथ साथ चेंज होती है। और फिर एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज भी होते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन पॉइंट भी आता है, मतलब एक पॉइंट आता है जहाँ पे आके रिवर्स करंट भी फ्लो करना शुरू कर देता है, और वो बिल्कुल फिर इस तरह से ग्राफ हमें मिलता है, यहाँ से ऐसे ये पॉइंट हमारे पास फिर वो कहलाएगा VRB रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेजेस। ये हमारे पास वो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेजेस होंगे जिस पे आके हमारे पास डायोड का जो इंटरनल जंक्शन है वो ब्रेक कर जाता है, एवलांच इफेक्ट वहाँ पे होना शुरू हो जाता है और बहुत तेज़ी से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो कंप्लीट मॉडल में तो नहीं हम ये बात करते, लेकिन एक्चुअल जो हमारे पास VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व है उसके अंदर हम यही बात करते हैं कि जैसे ही उस पॉइंट पे आता है फिर रिवर्स करंट भी फ्लो करता है, और फिर ये कर्व भी हमारे पास एक राउंड होता है, गोल शेप में होता है।
तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ से जैसे ही आपने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई करने शुरू किए तो थोड़ा सा करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, हल्का हल्का। तो बाद में जैसे ही 0.7 आएगा तो फिर ये कर्व इस तरह से मूव कर देता है। और यहाँ पे भी ऐसे ये कर्व जैसे ही आपने ब्रेकडाउन वोल्टेज पे आए तो साथ ही बहुत तेज़ी से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो ये अब आपको कंप्लीट डायोड का जो कंसेप्ट है वो मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अब हम मूव करेंगे रेक्टिफिकेशन के ऊपर, जो कि डायोड की प्रॉपर्टी है, डायोड को किस काम के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे जो मेन काम है वो डायोड को रेक्टिफायर एज ए रेक्टिफायर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी में।